शुभमंगल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर सुन भाई, आज से तुम्हारे घर गृहस्थी का नया पर्व शुरू हुआ। जैसा ये दिया उजाला फैलाता है ना, तू पण हमारे घर में ऐसे ही उजाला फैलाना। हाँ, हम तो यहाँ रात भर जागरण गोंधल करते रहेंगे, नाच गाना होगा और उस बड़े दिया को हम संभालेंगे। इस दिया को अपने सुहाग रात वाले कमरे में लेके जाना और उसका ख्याल रखना। अरे थाम्बा थाम्बा, ये लो तेल और दिए में पूरी रात भर डालते रहना। तेल? हाँ ठीक है सर। रुको, अंदर जाने की बड़ी जल्दी है, मैं एक दिए बिना नहीं जाने दूंगी। मैं भूल गया एक्चुअली, कल दे दूं? चल जाओ। ही दादाकडून तुला भेट। अरे वाह, बारिश। लेकिन हर फसल में ऐसे लेके रहूंगी। हो नक्की। आता जाऊ? चला। विजय भाऊजी, सविता बहिणी, विजय भाऊजी। काय ग विजय? अगं सविता। हाँ मामा, मॅकॅनिक ने गाडी ठीक कर दे। झाली? हो बरं झालं। बरं सचिन, निघतो. राम राम. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. सचिन, लवकर आतमध्ये, वो विजय दरवाजा निकल रहा है। दादा, दादा. नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर नीलेश कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। शादी सुहागरात जीवन की एक नई शुरुआत खुशियों से भरी होती है। ऐसे समय पर दूल्हा दुल्हन का सुसाइड करना सबको सपने में डाल गया था। गांव में एक मातम का माहौल छाया हुआ था। मनीषा, खाना खा लो ना। काय करताय तुम्ही? थोडं रहम करो. आई ग,
चल निघतोय. अरे अरे अरे, थांब रे बिजू. बाजारात जातोयस ना, हे सामान लेके या ना घर के लिए. सामान घरासाठीच आहे. हाँ लाता हूँ. बिजू दादा. हाँ बोले. अरे आप वो फोन चालत नहीं है, बघ ना जरा. फिर से. सच्ची बोल रहा, नया फोन चाहिए मुझे. ठीक है, लेके आऊंगा. बहनी को भूल गए? अरे नहीं वही नहीं, आपके लिए पेड़ा और भेल. करेक्ट. जरा सावकाश जा. हो सांभाळून जाईल. वैशाली तुम्हें क्या चाहिए? अरे शर्मा मत, बताओ क्या चाहिए? चूड़िया. चूड़िया. लाल कलर की. मुझे मालूम है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है लाल कलर. मैं लेके आऊंगा. ठीक है. आणतो मी. चल. हाँ बंद हो. चला. बचे हुए पैसे साहूकार को देके नहीं बचा है. इसमें तो ब्याज भी नहीं चुका पाऊंगा. संदीप चल चल घर चलते हैं. पैसा ही नहीं बचा है तो जान. संदीप. अरे संदीप. संदीप. पागल आदमी. मनीषा. 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 सर, मनीषा मेरी बहन थी, स्कूल में पढ़ती थी. सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मेरी पत्नी विनीता ने. हम लोगों को लगा कि वो अपने कमरे में पढ़ रही है, लेकिन सुबह जब ये नाश्ता देने गई तो देखा तो उसने सुसाइड कर लिया. था वो सुसाइड क्यों करेगी? लास्ट एग्जाम में फेल हो गई थी. उसके बाद वो डिप्रेशन में रहती थी, घर से बाहर भी नहीं जाती थी. उसको लगता था कि कहीं आने वाले एग्जाम में फिर ना फेल हो जाए. इस टेंशन में उसने सुसाइड कर लिया. मनीषा की बॉडी पर चोट के निशान है. किसी से मारपीट हुई थी? मेरे साथ कौन मारेगा उसको? मेरी इकलौती बहन थी, बेटी की तरह उसको पाला था. हाँ, एक बार वो स्कूल में खेलते वक्त फिसल के गिर गई थी. शायद वही चोट के निशान होंगे. सर, हाँ, ये नोट मिला है, पढ़ो. जिंदगी जीने की अब कोई वजह नहीं रह गई. सब कुछ बद से बदतर हो गया है. अगर मैं सोचूं भी कि सब ठीक हो जाएगा तो फिर धोखा होगा मेरे साथ, क्योंकि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता. और जब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूं? मैं ये जिंदगी छोड़ के जा रही हूँ. ये मनीषा ने लिखा? सर, क्लासरूम नोटबुक में जो हैंडराइटिंग है और इस सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है, दोनों सेम लगती है. मनीषा की उम्र क्या थी? 15 साल सर. इतनी छोटी सी बच्ची और ऐसे बचा. ये भी तो हो सकता है कि राइटिंग कॉपी की गई हो. एक काम करो, ये दोनों चीजें जो है राइटिंग एक्सपर्ट को भेजो. बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे. सब, अभी हम चलते हैं. जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बुलाएंगे. वैशाली. हाँ. माझा पण शर्ट धुत घे. अरे विजय, हे घे. अरे सोड ते घे. तोंड गोड कर. ले. अरे तेरे लिए एक अच्छा शादी का रिश्ता आया है. हमने तो कुंडलियां भी मिला दी. 36 के 36 गुण जुड़ा रहे हैं. क्या बोल रही है तू? आई पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे. इस बार फसल भी ठीक तरीके से आई नहीं है, बारिश नहीं हुई है, ऊपर से साहूकार के पास से कर्ज लिया हुआ है, और एक मुंह बढ़ जाएगा घर में खाना खाने के लिए. कैसे निभा पाऊंगा? तुझे कर्ज से मुक्ति है ना,
मेहनत मजदूरी से नहीं, लग्न करके मिलने वाला है। चल लड़की देखते चलते हैं। विक्रम कह रहा था कि मनीषा स्कूल में खेलते खेलते गिर गई थी, इसलिए उसे चोट आई। जरा स्कूल में जाके पता तो करो कि वाकई में सच बोल रहा था कि नहीं, या किसी ने उसे मारा था। सर, सविता, झाली तयारी? देखो तो, वाह किती सुंदर दिसतेस. चिंता मत कर, इस बार सब ठीक हो जाएगा. चल लवकर तयार हो, पाहुणे आले. काय नाव तुझं? सविता. अरे वाह, आवाज तो मीठी है. खाना बनाना आता है की नाही? हो. हे चांगलं झालं. मी काय म्हणते, इन दोनों को अकेले में बातें करने दो ना. अभी लग्न तो ह्यांचं होणार. इन दोनों की पसंद नापसंद मायने रखते हैं ना. आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? मुझे पता है आप इस शादी के लिए मना कर देंगे. साधारण दिखती हूँ ना, आपसे पहले 10 लोग और मना कर चुके हैं. पर आप अभी मत कीजिएगा. 3 दिन बाद मेरी आखिरी परीक्षा है, उसके बाद भले मना कर दीजिए. अगर आज मना कर देंगे ना तो मेरी पूरी परिवार मुझे ताना देगी. आप इतनी बात मान लीजिए मेरी. कशी वाटली मुलगी? आवडली? हो, पसंत. अरे वाह, एकदम छान झालं. छानच छान. पता नहीं सर, पर मनीषा 6 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी. मनीषा यहाँ तो नहीं गिरी और ना ही किसी ने मारा पीटा. 6 दिन हो गए, स्कूल भी नहीं आ रही. अच्छा, आपने तो ये कहा था कि मनीषा स्कूल में गिर गई थी, लेकिन हमें ये पता चला वो तो स्कूल गई नहीं पिछले 6 दिनों से. साहब मैं वो भूल गया था. दरअसल वो यही खेलते हुए गिर गई थी. ठीक है. सबर करो ना, सगळं काय तसंच होतंय जैसे हमने प्लान किया. आई, शादी का टाइम पे है ना. अरे संदीप, बीजू कुठे है? सन ले गया था, दादा अभी नहा रहे. अरे देवा, कितना देर लगाएगा. मुहूर्त को टाइम हो रहा है. चल रे, चल लवकर चल. अगर सुन गई, आज से तुम्हारे घर गृहस्थी का नया पर्व शुरू हुआ. जैसा ये दिया उजाला फैलाता है ना, तू पण हमारे घर में ऐसे ही उजाला फैलाना. हाँ, हम तो यहाँ रात भर जागरण गोंधल करते रहेंगे, नाच गाना होगा और उस बड़े दिया को हम संभालेंगे. इस दिया को अपने सुहाग रात वाले कमरे में लेके जाना और उसका ख्याल रखना. सविता, hold up. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बंद है. विजय भाऊजी, विजय, सविता, भाऊजी, सचिन, लवकर आतमध्ये. वो विजय दरवाजा निकल रहा है. दादा, दादा. घर में देखो अच्छी तरह से. ये दूध के ग्लास फॉरेंसिक में भेजो. सर, खिड़की अंदर से बंद है.
और अंदर आने के लिए दरवाजा छोड़ के और कोई रास्ता है नहीं। गले पे 2 निशान, ये राउंड वाला गला घोट के मारा गया और ये ट्रायंगल वाला फांसी से। या तो ये मर्डर है या फिर आत्महत्या। सविता के मुंह से झाग निकल रहा है। घर में देखो अगर कोई पेस्टिसाइड या पॉइजन है, और रात में जितने भी सारे लोग आए थे ना, उन सबके फिंगरप्रिंट्स, नाम और पता चाहिए मुझे। और देखो क्या मिलता है। सब सबसे पहले बॉडी किससे देखी? मैं विजय भाऊजी और सविता को उठाने गई थी, दरवाजा नहीं खुला तो मैंने उन सबको बुलाया। आप? ये मेरी बीवी है। विजय दादा मेरा बड़ा भाई था। कल उनकी सुहागरात थी। सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने जबरदस्ती से दरवाजा तोड़ दिया सर। जब दरवाजा खोला तो दादा। शिंदे सर, सुसाइड नोट मिला? नहीं सर। ठीक है, चेक करो। सर, हमारे आने से पहले किसी ने सामान से छेड़छाड़ की थी? नहीं साहब। अरे झूठी कुंडली बना के फंसाया मेरे बेटे को तुम लोगों ने। अरे पहले शादी कर रहे ना तो ये शादी होने नहीं देती कभी। आप शकुनी है तुम जी। काशी भाई, कौन सा मालूम बोल? कोई आप शकुनी नहीं है वो। तेरा बेटा कहाँ गया है? उसको खुद तो लटक गया, मैंने उसको मार के लटकाया वो। अरे सर मक्का ना तुम्हें मक्का। देखिए, अगर आपका बेटा मरा है तो इनकी भांजी भी मरी। क्या करूं साहब, इनकी भाजी तो पनवती बन के आई है मेरे घर में। संभालिए अपने आप को, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने खुदकुशी क्यों की। मेरा बेटा तो किसान था, बहुत मेहनत करता था, फसल उगाता था, पर फसल ही नहीं होगी तो उसको थोड़ा कर्जा लेना पड़ा था। कितना कर्जा था विजय? साहब, बीजू दादा कभी हमें बताता नहीं था, हमें वो परेशान नहीं करना चाहता था। सब जिम्मेदारी खुद अपने सर पर लेता था साहब। रात भर सब लोग कहाँ थे? सब यही थे साहब, जागरण गोंदल चल रहा था साहब। किचन से ये नींद की गोलियों को खाली रेपर मिला। ये कौन लेता था? ये गोलियां तो मेरी है सर, और कभी कभी मुझे रात को नींद नहीं आती ना तो मैं ले लेती हूँ। सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए। ठीक है, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बॉडीज आप लोगों को पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी। हमारे पास 2 केसेस थे, एक मनीषा का जिसमें एक सुसाइड नोट तो मिला था लेकिन आत्महत्या की कोई वजह नहीं मिल रही थी, और दूसरा विजय और सविता का जिसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था लेकिन एविडेंसेस के मुताबिक और घर वालों के मुताबिक ये एक आत्महत्या थी। वैसे तो दोनों केसेस ही ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मुझे खल रही थी वो ये थी कि दोनों ही केसेस में सुसाइड करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव कहीं नहीं था। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट का ना इंतजार करते हुए हमने ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस को आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि जरा सी भी देरी अपराधी को हमसे दूर ले जा सकती थी। सर, अगर काशी भाई की माने तो एक आत्महत्या हो सकती है। तो फिर कोई सुसाइड नोट तो मिलना चाहिए था, या दोनों ने साथ में आत्महत्या की, या फिर यह भी हो सकता है कि विजय ने पहले आत्महत्या की हो और बाद में सविता ने, या फिर दोनों ने एक दूसरे की मदद की हो आत्महत्या कर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले विजय ने दूध में नीम की गोली मिलाकर सविता को पिलाया हो, जिसकी वजह से सविता की मौत हो गई है, और फिर विजय ने भी खुद को फांसी लगा ली हो। अच्छा, तुम दोनों ने कुछ और नोटिस किया? सर, दूल्हा दुल्हन में कोई मेल ही नहीं था। दोनों के एज में बहुत ज्यादा अंतर था। दूल्हा देखने में अच्छा था जबकि दुल्हन बहुत ही साधारण। तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे कारणों की वजह से विजय ने सविता को मार दिया। लेकिन सर, घर वालों ने तो ये बताया कि दोनों शादी से काफी खुश थे और किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं की गई थी शादी के लिए। शादी से बहुत खुश थी साहब सविता। विजय दादा शादी से बहुत खुश थे सर। ठीक है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। शादी कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, और शादी से पहले इनकी लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस थे। और हाँ शिंदे, इस विक्रम का कुछ पता चला? नहीं सर, सभी जगह पर फोटो भिजवा दिए और सारे चेकनाकों पर भी अलर्ट कर दिया। अपने खबरी टीम को भी अलर्ट कर दो। सर, कहाँ थी तुम? कितना इंतजार कर रहा है? काय करूं, घर में मातम छाया हुआ है, निकलने ही नहीं मिल रहा। एक मिनट, ये लो 5 लाख। ठीक है, मुझे अपडेट कर देना। सर, सविता और उसके फैमिली के बारे में पता किया। सविता के बाबा के खेती बाड़ी के अलावा एक गैराज है जो उसका मामा सुनील देखता है। तो सविता की मौत के बारे में सुनकर उसके बाबा को हार्ट अटैक आया, फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। सर, आस पड़ोस में पूछताछ करके पता चला कि सविता बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। घर में लगभग सबके साथ संबंध अच्छे थे, यहाँ तक कि दादी ताने मारती थी, लेकिन फिर भी उनके साथ भी प्यार और लगाव का ही रिश्ता था। सर, पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ जान के मुझे लगता नहीं कि सविता का मर्डर कोई कर सकता है। एक और बात सर,
सविता के कई रिश्ते टूटने के बाद विजय के साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी। इस बात को लेकर दोनों खुश थे, तो सुसाइड या आत्महत्या का कोई सवाल ही नहीं उठता सर। मेरे सोर्सेस के मुताबिक विजय की परिवार की कहानी थोड़ी सी अलग है। विजय की मां बचपन में ही मर चुकी थी। ये काशी भाई उसकी सौतेली मां है और सचिन उसका सौतेला भाई। सचिन छोटा होने के बावजूद उसकी शादी पहले हो गई। विजय पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता। ये वैशाली उनकी दूर की रिश्तेदार है। जब वो अनाथ हो गई तो इन लोगों ने इसे संभाला। न ही कोई खेतीबाड़ी का लफड़ा है और न ही कोई केस चल रहा है। सर, ये विजय सविता के दूध के गिलास की फॉरेंसिक रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक विजय और सविता दोनों के बॉडी में 2 तरह के सेडेटिव्स हेवी मात्रा में पाई गई है। क्या? सुहागरात के दिन नींद की गोलियां कौन लेता है? सर, ये 2 सेडेटिव्स में से एक सेडेटिव किचन में पाई गई नींद की गोली के रैपर से मैच होता है। इसका मतलब विजय और सविता ने दोनों ने जानबूझकर दूध के अंदर नींद की गोलियां ली थी। लेकिन सर, दूसरे नींद की गोली का कोई पैकेट या रैपर हमें वहां से नहीं मिला था, तो फिर वो आई कहां से? सर, विजय और सविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरा चाय मंगवाना प्लीज। सर, सविता की मौत नींद की गोलियों के ओवरडोज से हुई और विजय की मौत गला दबाने की वजह से हुई। मतलब पहले उसे मारा गया फिर लटकाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सुहागरात के बावजूद पति पत्नी के बीच में रिश्ता ही नहीं बना। मतलब ये कि जो हुआ नहीं वो हमें दिखाया जा रहा है और जो हुआ उस पर पर्दा डाला जा रहा है। तुम्ही थी काय झालं? सुहागरात के लिए विजय और सविता के लिए दूध आपने बना के दिया था? वो हमारे में रिवाज है कि सुहागरात को वही ही दूध बनाती है। सर, मैं बनानारस होते, पर वैशाली ने पहले ही बना के रखा था, तो मैंने सिर्फ विजय भाई के कमरे में रखा। वैशाली का वो सब सवेरे से है ही नहीं घर पे। सामान लेके गई है या सामान है अंदर? सामान तो कमरे में है। चेक कर सब। ये शर्ट किसकी है? ये तो मेरे विजू की शर्ट है। कितनी दिनों से मिल नहीं रही थी, खूब शोध लो मी, लेकिन ये यहाँ कैसे? ये तो वैशाली बता सकती है या फिर आप। मैं कैसे बता सकती हूँ? ये वैशाली विजय से प्यार करती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप एक औरत है, आपके घर में पल रही बच्ची के मन में क्या चल रहा है ये तो पता ही होगा आपको। ये सब पाप है। देखिए, विजय और सविता का मर्डर हुआ है। उन्होंने खुदकुशी नहीं की। उस रात वैशाली कहाँ थी? वो रात भर हमारे यहाँ पे जागरण गुंडल चल रहा था, तो वो हमारे साथ ही थी। ऐसा भी तो हो सकता है बीच में उठकर फिर यही हो। नहीं साहब, वो तो हमारे साथ ही थी। इसका मतलब वैशाली के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है। विजय का कमरा देखते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। सफर कमरा अंदर से बंद था और सविता और विजय कमरे के अंदर थे। कोई कमरे के अंदर आता है और उन्हें मारकर चला जाता है और कमरे के अंदर आने के लिए दरवाजा सिर्फ एक ही है, जो कि अंदर से बंद है। ये खिड़की खींच के देखो। कातिल यहीं से आया, इन्हें मारकर चला गया। लेकिन कौन हो सकता है? सर, वैशाली का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। हमारी जगह ढूंढ रहे हैं उसे, कुछ ना कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा। और ये मनीषा का भाई विक्रम? सर, उसे जुनार के एक एटीएम से कुछ पैसे निकाले थे। इससे पहले कि हम वहां पहुंचते हैं, वो वहां से भाग चुका था, लेकिन हमने उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है। बहुत जल्द हाथ लग जाएगा। ये विजय के मर्डर केस में वैशाली के अलावा बाहर से और कौन हो सकता है? किस किस से दुश्मनी थी विजय की? सर, विजय ने जिस साहूकार से कर्जा लिया था उसका पता चल गया। चलो सर। हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत बार विजय को कर्जा दिया था। ब्याज और असल मिला के कुल 5 लाख रुपए बनते हैं। मैं हमेशा उसको अपने पैसे मांगता था, उसको धमकाया भी था। मैंने कुछ लोगों को भी भेजा अपने पैसे वसूल करने के लिए। आप तो जानते हैं ना साहब, हमारा धंधा कैसा है। तो सब मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। विजय को आखिरी बार कब देखा? और विजय ने कभी कहा कि उसकी जान को खतरा है? नहीं तो वो तो बहुत खुश था। संजय बाबू, अरे आप ही के घर पे जा रहा था, न्योता देना था। परसों शादी कर रहा हूँ, आपको आना है। मेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं।
हम शादी कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर एक किस्त में चुका दूंगा, खोटी नहीं करूंगा, आई शपथ। किसी काम से बाहर गया था, इसलिए शादी में नहीं जा पाया। मुझे पता चला कि उसकी मौत हो गई, तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। सब एक साथ पैसा मिलने वाला था, मगर सब गुड़ गोबर हो गया। आओ साहेब, 10 लाख रुपए देऊन पोरीचं लग्न केलं। मेरी पोती दिखने में साधारण थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो पा रही थी, इसलिए पैसा ढीला करना पड़ा। काशीबाई को एक मुश्त पूरे 10 लाख रुपए दिए, फिर भी काशी खुश नहीं थी। सर, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। काशीबाई ने सविता के बाबा से 10 लाख रुपए लिए थे। आगे शुभन जी तिकडे जातोय तिकडे। हाँ हाँ हाँ, येतो ये पोरी काशीबाई कुठे आहे? कोण आहे? कोण तुम्ही? तुम्ही विजयची आई आहे ना? सर, विजय क्यों मुझे गेला हो? कैसे छोड़ के जा सकता है वो बच्चा? मैं अकेले कैसे जीऊं? मी कांती सेठ, विजय को मैंने ब्याज पे पैसे दिए थे। ब्याज और असल मिला के कुल 5 लाख रुपए बनते। मला माझे पैसे पाहिजे ना। हे बघा, हे आहे त्याचा हिशोब। पैसे लिए विजय ने आणि रिसीट मला देणार? जिसने पैसे लिए ना उसको रिसीट दो ना, उसी से पैसा लेना तुम। और विजय कोई मेरा सगा बेटा नहीं है, सौतन से जाना था वो। आता विजय नहीं, उसका बाप नहीं और मेरी सौतन भी नहीं। मुझे विजय से और उसके कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। विजय मेला, अभी आप जाओ, चला चला जाए तू। जा सकता है, थैंक यू। बोलो, 10 लाख रुपए का है? कि इस 10 लाख रुपए के लिए तुमने विजय की जान तो नहीं ली? विजय की जान? सर, कोणते 10 लाख? वही 10 लाख जो तुमने सविता के बाबा से लिए थे। हाँ, वो मैंने सविता के बाबा से लिए थे पैसे, पर मैंने लगना चाहती विजय को दे दिए। अच्छा, पैसे दे दिए थे? मोरे अंदर जाके ढूंढो। साहब, मैंने हाँ मोरे। सर, पूरा घर छान मारा, पैसे कहीं नहीं है। सौतेली हूं ना, इसीलिए मेरे पे विश्वास नहीं करोगे आप। लेकिन साहब, सच को कभी आँच नहीं होती। अभी भी मौका है तुम्हारे पास, सच सच बोल दो। पैसे किधर है ना, वो सिर्फ विजय को मालूम है। ऊपर जाके पूछ लो ना आप। हमें बताने की जरूरत नहीं है किससे पूछना है और किससे नहीं, वो तो हम पता कर ही लेंगे। और जरूरत पड़ी ना तो मुर्दे से भी सच निकलवा लेंगे। मोरे साहब, इस काशीबाई पे नजर रखो, कहां जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ इसके कॉल रिकॉर्ड निकल। कुछ ना कुछ तो छुपा रही है ये। हो सकता है इसने और वैशाली ने मिलकर विजय और सविता का मर्डर किया और 10 लाख रुपए लूट लिया, और फिर बाद में वैशाली और 10 लाख रुपए कहीं छुपा दी। इसके बैंक डिटेल्स निकलवा, अगर इसने पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं तो रखे होंगे। साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ लो साहब, ये 3 दिन से घर पे नहीं आई है साहब। इसका नाम माधवी। क्यों? साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ लो साहब। बैठी बताइए साहब, ये 3 दिन से घर पे नहीं आई साहब, इसका नाम माधवी है साहब, प्लीज ढूंढ। कंप्लेन दर्ज की? कर रहा हूँ साहब। ठीक है, फोटोज को सब जगह सर्कुलेट करो और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिवेट करो। हेलो सर, एक इंपॉर्टेंट लीड हाथ लगी है, आपका आना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। विजय बहुत अच्छा आदमी था सर, जब भी मार्केट आता मेरे से मिलके ही जाता था और अपना टेम्पो इधर ही खड़ा करता था। विजय के मर्डर के बारे में क्या जानते हो? मर्डर के बारे में तो नहीं मालूम सर, पर उसका मार्केट में एक बार झगड़ा हुआ था। किससे? वो वडगांव के विक्रम बाबू है ना, उनके साथ। चल रहे टेम्पो तेरा? हाँ मेरा। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ोगे नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं। मैंने सिर्फ इतना सुना, वो विजय को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और कुछ? हाँ सर, उसका एनिवर्स है। ये तो मनीषा है ना? हाँ सर, लड़की तो मनीषा ही है, लेकिन साथ में जो लड़का है उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही है। ये एमएमएस टेम्पो में बनाया गया। और देखो पीछे
विजय का नाम और नंबर है। राइट सर। हो सकता है ये एमएमएस विजय ने ही बनाया और विक्रम ने देख लिया और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये विक्रम और वैशाली दोनों मुझे चाहिए। सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है सर। मनीषा की सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और उसके नोटबुक में पाई गई हैंडराइटिंग दोनों एक ही है। तो इसका मतलब मनीषा ने ये लेटर खुद लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये लेटर उसने अपने मन से लिखा है या जबरदस्ती किसी ने उससे लिखवाया है। सर, फाइनली विक्रम ने अपना फोन स्विच ऑन कर लिया। कालेवाड़ी और सातपुर के बीच एक रिजर्व फॉरेस्ट का लोकेशन है। टीम रेडी है सर। चल चल। विक्रम, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, चुपचाप बाहर आ जाओ। देखो, तुम पर विजय और सविता के मर्डर का इल्जाम है और मनीषा की मौत में भी तुम्हारा ही हाथ है। देखो, भागने की कोशिश मत करना वरना हम गोली चला देंगे। गोली मत चलाओ सर। सर, मैंने विजय को नहीं मारा है और मनीषा ने मेरी टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लिया। मनीषा ने मेरे टॉर्चर की वजह से आत्महत्या किया था तो मेरा दिमाग फिर गया। जिस टेम्पो में उसका एमएमएस बना था उसको मैंने ढूंढ निकाला और एमएमएस बनाता तो नहीं बहू, मेरे बहन को बदनाम करता था। बहू मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बहू मैंने कुछ किया नहीं। छोड़ोगे नहीं मैं तुझे। जान इसे मार दूंगा मैं। मैंने विजय को धमकाया था पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया था। जिस रात तुम गायब हुए थे उसी रात विजय और सविता का भी मर्डर हुआ था। तुमने किया ना ये सब। और ये वैशाली कहाँ है? वैशाली कौन सा? वही वैशाली जिसने तेरा साथ दिया विजय और सविता को मारने का। मैं सविता और वैशाली को नहीं जानता। ये ऐसा नहीं मानेगा। तुझे थाने लेके चलो, अच्छी तरह खातिरदारी करो उसकी। चल चल। सर, बहुत डरा विक्रम को। कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ इतना कह रहा है कि विजय और सविता को नहीं मारा उसने। तो मुझे तो लगता है सही बोल रहा होगा। क्या कर रहे हो सर? ढूंढने की कोशिश करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा संदीप। एक नंबर लिखा हुआ है, इस संदीप को जरा फोन तो करो। तो मनीषा को जानता है? मनीषा? कौन मनीषा? लो, ये देख, ये कुछ याद आ या तेरा वीडियो बना हम लोग? बता दो सर, बता दो। मैं विजय दादा के साथ उसके टेम्पो पे हर हफ्ते वडगांव के बाजार में जाता था। वहाँ एक लड़की मनीषा के साथ मेरी जान पहचान हो गई सर। मुझे प्यार हो गया सर उससे। मैंने उसका एमएमएस बनाया लेकिन मेरे एक दोस्त ने चुपके से चोरी कर लिया सर। विजय को पता चल गया था कि तूने उसका टेम्पो में एमएमएस बनाया तो उसने तेरे ऊपर चिल्लाया, पुलिस में ले जाने की धमकी दी और तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, विजय दादा बड़े भाई समान थे। मैंने उनका नमक खाया। मैं ऐसा नहीं करना सर त्यांच्या सोबत। गोंधल जागरण के वक्त तुम वहां पर नहीं था, इसलिए ना कि रात को आराम से आकर विजय का मर्डर कर सके। नहीं सर, मैं दिन भर अपने घर की शादी की जैसे काम करता रहा और मैं थक गया तो मैं अपने घर सोने के चला गया था सर। आप चाहे तो किसी को भी पूछ सकते सर। मैंने विजय दादा को नहीं मारा सर। मैंने दोनों का मर्डर नहीं किया सर। हेलो सर, यहाँ तालाब पर एक लड़की खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। हमने उसे बचा लिया है। थाने लेकर आओ। सर, एक लड़की सुसाइड करने वाली थी लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। मैंने दोनों को थाने बुलाया। वैशाली तुम? हो सर। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? साहब, विजय ही नहीं रहा साहब। अब मैं जी के क्या करूंगी? विजय और सविता को तुमने मारा? मैंने कोई खून नहीं किया है साहब। लेकिन उनके दूध में नींद की गोलियां तुमने ही डाली थी ना? हो सर, मैं विजय से प्यार करने लगी थी। मुझे लगा वो मुझसे शादी करेगा लेकिन उसने सविता के साथ शादी की। मुझसे सहा नहीं गया कि विजय सविता के साथ सुहागरात मनाए, इसलिए मैंने उनके दूध में नीम की गोलियां मिलाई। पण खरंच सांगते सर, मैंने विजय और सविता को नहीं मारा है सर। काशीबाई की नींद की गोलियां ही मिलाई थी या फिर कुछ और? नहीं सर, मैंने वही मिलाया था। देखो, विजय और सविता की बॉडी में दो किस्म की नींद की गोलियां पाई गई है। एक काशीबाई की नींद की गोली और दूसरी किस्म की। वो दूसरी वाली तुमने मिलाई थी? नहीं सर, मैंने कोई नहीं मिलाया है। तुमने नहीं मिलाई तो तुम्हारे साथी ने मिलाई, जो ग्रिल खोलकर घर के अंदर आया था। कौन था वो? बोलो। मेरे साथ कोई नहीं था सर।
साहब, काशी भाई चुपते चुपते कहीं जा रही है, मुझे तो कुछ और लग रहा है। है क्या? वाह, बाकी के 5 लाख कैसे वैसे मैंने पुलिस से बचा के रखे थे। पुलिस बहुत चालाक है, कधी पण इथे पोहोचू शकते. मी काय म्हणते, ये सारे पैसे लेके तुम कहीं दूर चले जाओ ना. जैसे मामला ठंडा होता है ना, येते ना तुमच्याकडे. ठीक है. साहब क्या ये पूरा घर छान मारो, देखो क्या मिलता है. लेकिन मेरे पती की मौत हुई तेव्हापासूनच माझा आणि कैलाशचं लव आहे. मैंने 10 लाख रुपए दहेज लेकर विजू की शादी फिक्स की थी. विजू को मैंने ये बताया कि मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए लिए. वो मेरी बातें मानता था सब, तो उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया. मैंने वो बाकी के 5 लाख कैलाश को दे दिए थे. सुहाग रात के दूसरे दिन ही मैं विजू को 5 लाख देकर बोलने वाली थी कि कर्जा फेडून टाक तू सगे. पर उसके पहले उसकी मौत हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो 5 लाख हड़प ही कर लूं. मैं कैलाश को पैसे देने गई थी और उस 5 लाख रुपए के लिए तुमने उन लोगों की जान ले ली. पहले उनके दूध के ग्लासेस में डबल डोज की नी की गोलियां डाली, और फिर बाद में ये कैलाश खिड़की के थ्रू आता है, उनका मर्डर करता है, 5 लाख रुपए लेके चला जाता है. नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, झूठा ही है. साहब, विजू मरा, अच्छा लगा. मैंने सोचा बला कर ली. पर साहब, हमने मर्डर नहीं किया. हमने उसके दूध में कोई नींद की गोलियां नहीं डाली. साहब, मर्डर नहीं किया हमने. साहब, विजय और सविता के मर्डर केस में बहुत सारी संभावनाएं सामने आ रही. दूसरी तरफ मुनीषा का सुसाइड केस इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था, और ऊपर से उसी एरिया में माधवी का गायब हो जाना हम पर और प्रेशर डाल रहा था. मुझे तो ये डर था कि कहीं पुलिस पर से लोगों का विश्वास ना उठ जाए. हमें बहुत सारी लीड्स मिल रही थी, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था. मुझे लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है जिसे मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं. हमारी ट्रेनिंग में हमें यह सिखाया जाता है, व्हेन इन डाउट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और वही मैंने किया. सारे एविडेंसेस, सारे फोरेंसिक रिपोर्ट्स, सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इन केसेस से जुड़े हर एक पहलू को फिर से जांचना शुरू किया. सर, विजय के घर के गोंदल जागरण में ली गई सारे पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स हैं यहाँ. देखो. इसे जमा करवा देना. ठीक है मोरे, मेरे साथ. अरे हाँ, अरे तुम तो माधवी हो ना? आओ बैठ बैठ, आराम से, आराम. ये ले, पानी पी, आराम आराम. किसने की तुम्हारी हालत? एक आदमी मुझे उठा के ले गया था, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ. कौन था वो? पता नहीं, मुझे सविता सविता कह रहा था. तुम उस आदमी को पहचान सकती हो? उसका स्केच बनवा सकती हो? बोलो. क्या हो गया सर? वो मामा ना, उसको बुला के लेकर. सर क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो गाड़ी में लगा कुछ खराबी है, तो तुम्हारा तो गिराज है ना, आप ठीक थोड़ा कर दो. हाँ सब, मेरे होते आपकी गाड़ी खराब हो, चुटकी भर में ठीक कर देता हूँ. करो स्टार्ट. लो साहब, शुरू हो गई. तुमने चुटकी में गाड़ी ठीक कर दी है? कमाल है. फिर अपनी भांजी के ससुराल में क्या कर रहे थे रात में? गोंधा सविता मेरी भांजी थी साहब. दिखने को तो अच्छी नहीं थी ना, तो दादी उसको रोज ताने मारते रहती थी. वो दुख के मारे रोते रोते मेरे पास आती थी. उस इमोशनल अकेली लड़की को मैंने अपने पैर के जाल में फंसाया था साहब. लेकिन वो काशी भाई, वो अपने बेटे विजय का रिश्ता लेके आ गई.
और फिर उनकी शादी हो गई साहब। मैं वो रुकवत रखने के बहाने वो विजय के कमरे में गया था, सब स्टडी कर लिया, देखा वो खिड़की की जाली से मैं अंदर आ सकता हूँ। और हम लोगों ने प्लान बनाया साहब, गाड़ी से वो स्क्रू ड्राइवर लेके आया, सविता को दिया और वो नींद की दवाइयाँ, और कहा कि रात में वो ग्रिल खोल देना। बाहर घूमते चल रहा था ना साहब, मैं पेट खराब होने का बहाना करके बार बार पीछे जाता था। मैं खिड़की से अंदर कूद गया, वो विजय का गला दबा दिया सामने ने और उसको ऊपर टांग दिया। सविता को बोला नींद की गोलियां खा ले, ताकि लोगों को लगेगा कि उसने पहले बीवी को अपने दवा पिलाई नींद की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। पर वो मुझे ये नहीं पता था ना साहब कि दूध में पहले से ही दवाइयाँ डाली हुई है। सविता भी घबराहट में ज्यादा गोलियां खा गई, मर गई साहब। तूने मादी को क्यों किडनैप करके रखा था? कई दिनों तक उसके ऊपर टॉर्चर करता रहा। हाँ? कौन माधवी साहब? ये माधवी, इसे किडनैप किया था ना तूने? ये आई थी हमारे पास, इसे तेरा स्केच बना के दिया हमें। बोल। वो सविता जब थी ना तो मुझे उसकी आदत लग गई थी ना साहब। सविता तो मर गई तो मैं वो माधुरी को उठा दिया, उसको वो हमारा गैरेज है ना, वो गैरेज के पीछे कमरा है बंद पड़ा हुआ बंगाल, उसमें रुका था साहब। तेरी किस्मत में ना सिर्फ सलाखें लिखी, लेकिन अफसोस तू उन सलाखों की ठंडक अपनी उंगलियों पे महसूस नहीं कर पाएगा। हर गुनाह होने से पहले दस्तक जरूर देता है। विजय के घर वालों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सुनील मामा इतने अच्छे मैकेनिक होने के बावजूद अपनी खुद की गाड़ी क्यों नहीं ठीक कर पाए। अपनी भांजी के ससुराल में वो रात भर क्या कर रहे थे, और गोंदल जागरण के वक्त बार बार उठ के वो पीछे क्यों जा रहे थे। सुनील मामा और सविता ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया, और घर वाले शादी की मस्ती में मस्त रहे। मनीषा के बड़े भाई विक्रम को तो सबसे बड़ी दस्तक मिली थी एमएमएस के रूप में, लेकिन कानून की मदद लेने के बजाय उसने कानून खुद अपने हाथ में ले लिया, और नतीजा मनीषा की आत्महत्या। विजय के साथ भी यही हुआ। उसने वैशाली के आकर्षण और लगाव को नजरअंदाज किया। अगर उसे पहले ही भांप लिया होता कि वैशाली उसे प्यार करने लगी है, तो शायद वो और सविता उन नींद की गोलियों के शिकार न बनते। सविता ने तो हद ही कर दी। उसने ये कभी समझा ही नहीं कि हर एक नाजायज रिश्ता कोई ना कोई खतरनाक अपराध की दस्तक होता है। अपने मामा के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि पहले एक जुर्म किया और फिर बाद में खुद ही एक साजिश का शिकार बनी। बदकिस्मती से इस केस में भी विक्टिम और उसके परिवार वालों को कई दस्तकें मिलती रही, लेकिन उन दस्तकों को उन लोगों ने इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, और नतीजा हमारे सामने। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी आंखें खुली रखेंगे, समाज में होने वाली दस्तकों को सुनेंगे, समझेंगे, और अपराध से मुक्त होने में पुलिस और प्रशासन की मदद करेंगे। सब खेतबाड़ी के मार्केट में आग लगी है, हमें तुरंत निकलना होगा। ठीक है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मम्मी खोलो ना जल्दी से। कितना भी बचाते हो? उसे टॉयलेट आई है। वाओ, आज खाने में क्या बनाया है? दाल, रोटी और बैंगन की सब्जी। मम्मी आप हमेशा बैंगन की सब्जी क्यों बनाते हो? अरे मेरा बच्चा, आज खा ले, कल तू जो बोलेगी वो मैं बना दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस। मेरे पसंद की सब्जी। हाँ, तुम्हारे पसंद की सब्जी, लेकिन अभी जाओ फटाफट चेंज करो क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आने वाले होंगे। ठीक है। रोहित, ये क्या है? फिर से होमवर्क पूरा नहीं है तुम्हारा? चलो बैठो और अभी करो। बाकी सबने किया होमवर्क? यस मैडम। दिखाओ। अंश कहाँ है? 2 दिन हो गए, दिख नहीं रहा। कहाँ है? पता नहीं मैडम। बाय मैडम। बाय, टाइम से आना। बाय मैडम। अरे सुजीत, आपने इसका फॉर्म भरा ना जो मैंने बोला था, ऑल इंडिया मैथमेटिक्स ओलंपियाड का? नहीं मैडम, वो नहीं भरा है मैंने। क्यों नहीं भरा? एक्चुअली थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। अरे पर मैंने आपको बताया ना कि आपका बच्चा कितना होशियार है। प्लीज इसे जाने दीजिए, और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं इसकी फीस भर दूंगी। आप बस इसका हौसला बढ़ाइए। थैंक यू मैडम। चलो जाओ, और होमवर्क करना। हाँ, टाइम से आना कल। चलो बाय बाय बाय। हेलो
अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की चिंता कर। कब तक छुपाएगी उसे? बता दे कहाँ है, वरना उसके किए की सजा तुझे और तेरे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ पे लगाया तुमने तो। हेलो 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 खुशी, मम्मी आप तो हमें कभी स्कूल से लेने नहीं आती, पर आज क्यों आई? आज के बाद स्कूल से लेने ही नहीं, छोड़ने ही मैं ही आऊंगी। नहीं आज गला गला ये क्या हुआ इन बच्चों को? ऐसे उल्टियाँ क्यों कर रहे हैं? सर पता नहीं क्या हुआ सर, अचानक से उल्टी करने लगे। किसके बच्चे हैं? सर ये हमारी पड़ोसी भावना के बच्चे हैं। शिरके, इन बच्चों को अपनी गाड़ी में डालो और पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। चलो आप लोग हटिए, टीम आ गया। अपने करियर में इतने मर्डर्स देखे मोरे, लेकिन किसी को इतना ब्रूटली मारा हुआ पहली बार देखा है। इसको इस कुर्सी से बांध कर इतना मारा गया है, खासतौर पे चेहरे पर। नो डाउट इसके बच्चे बाहर उल्टे कर रहे हैं। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता। ओके सर। सर डोर लैक सब कुछ इंटैक्ट, फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं। हो सकता है जिसने भी किया हो उसका कोई पहचान वाला। ये देख रहे हो, या तो ये औरत या इसके घर में कोई और टीचर है। प्लेट देखकर लग रहा है कि विक्टिम ने पहले खाना खाया है और फिर उसका मर्डर हुआ है। आपके पड़ोस में एक औरत का खून हो गया, आप में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना? सर वो दोपहर का टाइम था ना, तो सब आदमी लोग काम पे चले जाते हैं और हम लोग भी घर में बच्चे लोग उतने टाइम आते हैं, इसलिए बिजी रहते हैं सर। लेकिन कोई आवाज भी नहीं आई सर, आवाज आती तो हम लोग जरूर देखते थे। ये भावना ये यहाँ पर कब से रहती है? सर वो 3 महीने पहले इधर शिफ्ट हुई हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। सर यहाँ के सारे बच्चों को ट्यूशन वही पढ़ाती थी, बहुत अच्छी लेडी थी सर। और इसका पति? पति के बारे में तो पता नहीं सर, मतलब भावना ने कभी बताया नहीं और हमने भी कभी नहीं देखा। तो मतलब इसके पति के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता? नहीं सर, कभी बताया ही नहीं। मोरे, जिस तरह से इस भावना को कुर्सी से बांधकर टॉर्चर करके मारा गया है, ऐसे लगता है कि किसी ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। कोई उससे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। एक काम करो, उसकी CDR डिटेल्स निकालो, शायद उसमें कुछ मिल जाए। जी सर। और सर मैंने बिल्डिंग में CCTV कैमरा के लिए पता किया। हाँ तो सर इस बिल्डिंग में CCTV कैमरा तो क्या, वॉचमैन भी नहीं है। सर भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल में आ गई है। सर उसकी मौत 9 तारीख को दोपहर 1 और 3 के बीच हुई थी। उसके चेहरे पे कई सारे इंजरी मार्क्स और गला दबाने की भी कोशिश की गई, और मरने के पहले ना उसके साथ कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ है ना कोई रेप। घर में चोरी का अटेम्प्ट नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, रेप अटेम्प्ट नहीं है, तो फिर मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है? रिवेंज या फिर कुछ और? उसके बच्चे कैसे?
सर डॉक्टर ने कहा उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने वाले हैं, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। फूड पॉइजन? हाँ बोला। क्या? नौरन सिनेमा के पास? सर नौरन सिनेमा के पास शूट आउट हुआ है। क्या? चला गया दिगड़े। यहाँ पे गोली चली थी? साहब मैं अपना ऑटो साफ कर रहा था साहब, तो मुझे साहब अचानक से आवाज़ सुनाई दी साहब। शायद वहाँ पे एक बंदा खड़ा था साहब, शायद उसी ने गोली चलाई साहब। और साहब यहाँ पे एक बंदा था, शायद उसी को मारने के लिए गोली चलाई, और उसको गोली नहीं लगी, वो भाग गया साहब। फिर मैंने देखा यहाँ वाला एक बंदा भी भाग गया साहब। तो मुझे ऐसा लगा साहब मेरे ऑटो में किसी ने पटाखा फोड़ दिया हो। चेक करो, हटो इधर। सर तुमने इस बुलेट को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, मैं तो अभी अभी देख रहा हूँ इसको। मोरे, देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये किसी देसी कट्टे की गोली है, प्रॉपर पिस्टल की लगती है। इसको बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो। अच्छा, जिस बंदे ने वहां से गोली चलाई उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब, उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था साहब। और जिस पे गोली चली उसको तुम में से कोई पहचानता है क्या? नहीं साहब। नहीं साहब नहीं। मोरे, उस सीसीटीवी कैमरे का सारा फुटेज चाहिए। सर कोई बच्चा अंश भावना मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। बताओ क्या? अंकल, मैं भावना मैम के पास पहले ट्यूशन पढ़ता था, तो फिर मैं 2 दिन ट्यूशन नहीं गया, तो तीसरे दिन मैम मुझे सड़क पे मिले। अंश, अंश 2 दिन हो गए ट्यूशन क्यों नहीं आए? मैम, मैंने वो इंदू ताई को गुंडों से बचाया था, तो फिर आई ने कहा कि 2-3 दिन बाहर मत निकलो, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। बहनी सच बोल रही है। उस दिन जब मैं कॉलेज गई थी ना, तो पर्शिया ने मेरा रास्ता रोक लिया और गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था। तभी अंश ने उसका ध्यान भटकाया और मैं वहाँ से निकल पाई, वरना कहाँ मिलेगा पर्शिया अभी? क्या हुआ? लड़की को छेड़ रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज के बाद कभी भी मैंने तुझे किसी लड़की को छेड़ते हुए देखा या रोकते हुए देखा तो हम सब मिल करके पुलिस कंप्लेन करेंगे, समझा तू? फिर सब लोग के जाने के बाद पर्शिया बोल रहा था, तेरे को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, सारी टीचरगिरी निकल जाएगी तेरी। अंश रहते गाँव? लक्ष्मी चौल। करडे याला घरी घेऊन जा, ये अंकल तुमको घर ले जाएंगे। हाँ थैंक यू। चल बैठ। मोरे, इस पर्चा को उठा फौरन। सर ये भावना के फोन पे बार बार पापा नाम से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? पहले आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? नंबर तो भावना मुझ है। हाँ ये नंबर भावना का है। आप उसके पापा हैं क्या? हाँ ऐसा ही समझ लीजिए, मैं उसके फादर इन लॉ जगदीश गणात्रा बोल रहा हूँ। और आप? देखिए मैं अंधेरी से सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव बोल रहा हूँ। भावना कहाँ है? अब उसका फोन आप लोगों के पास क्या कर रहा है? मिस्टर गणात्रा, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन आपकी बहू भावना का मर्डर हो चुका है। What? मर्डर? ये उसका फोन हमें क्राइम स्पॉट पर मिला। तुम कौन? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ठीक हैं, लेकिन आप प्लीज जल्दी से जल्दी अंधेरी पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं अपना नंबर आपको भेजता हूँ। सुनो। हाँ साहब। ये पर्चा ये रहता है ना? हाँ साहब। कहाँ गया कुछ पता? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, ये ठेला यही लगाते हो? हाँ साहब। ये सामने जो पर्चा रहता है उसे पहचानते हो? हाँ साहब। कहाँ गया कुछ पता? साहब उसको तो हम कब से देखे नहीं हैं, पता नहीं कहाँ गया वो।
ठीक है, कर्टेन से नंबर क्या, तुम भी इनका नंबर ले लो। अगर ये परशा घर पे आता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे। जी साहब। मोरे, अब इसने तो गमछे से मुंह ढका है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस पर गोली चली है वो तो साफ दिख रहा है। एक काम करो, ये इतना इमेज क्रॉप कर दो और इसकी इमेज सर्कुलेट करो, हमें पता तो चले ये है कौन जिसके ऊपर इतना बड़ा शूट आउट हो गया और उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। सर, ते जगदीश गनात्रा आलेत, बुलाओ उन्हें। सर, हमें भावना की बॉडी कब तक मिल सकेगी? आप बस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप उसकी बॉडी ले जा सकते हैं। आपके बेटे के साथ कोई कांटेक्ट हुआ? उसको बताया आपने उसकी बीवी का मर्डर हो चुका है? नहीं, मैं उसके टच में नहीं हूं। वैसे भी कल्पेश को भावना से क्या लेना देना? पति है वो उसका, आपको लेना देना है और उसको लेना देना नहीं। मेरा बेटा किसी काम का ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जिंदगी में उसने दिया ही क्या है भावना को? सिर्फ दुख ना। इसलिए भावना ने जब अलग होने का निर्णय लिया तो उसने पति का सरनेम लगाना भी बंद कर दिया। उसने अपने मायके का सरनेम देड़िया लगाना शुरू कर दिया ताकि कम से कम वो लोग तो उससे दूर रहे जिससे फ्रॉड करके कल्पेश आज घूम रहा है बाहर। किस तरह का फ्रॉड? रातों रात अमीर होने का फ्रॉड, लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेना और वापस न करना। आखिर ऐसा हुआ सर, सुबह शाम घर के दरवाजे पर लेनदार खड़े रहते थे पैसे मांगने के लिए, और कल्पेश उन्हें पैसे लौटाने के बजाय रातों रात भावना और बच्चों को लेकर गायब हो गया। बाद में पता चला कि गोवा में है तो वसूली वाले वहां भी पहुंच गए। अब ये वहां से भागकर मुंबई चला आया। अब जो पैसे देगा वो चुप तो नहीं बैठेगा ना सर, तो उन्होंने मुंबई का नंबर भी ढूंढ लिया, घर का पता भी। अब सुबह शाम फोन आने लगे, धमकियां मिलने लगी, इससे बच्चों के ऊपर बहुत खराब असर पड़ा। तो भावना ने तय किया बच्चों को लेकर वो अलग रहेगी कि कम से कम उन्हें तो अच्छी जिंदगी दे सके। उसने किससे पैसे लिए थे जानते हैं? अरे सर, कल्पेश सिर्फ एक को नहीं कईयों को लूटा है। उसमें से 2 औरतों का नाम तो मुझे आज भी याद है। एक वो राजश्री पंड्या और एक विप्रा सेठ। और एक विप्रा सेठ तो 2 गुंडों के साथ हमारे घर भी पहुंच गई थी। मैंने कहा ना कि वो यहाँ पे नहीं है, और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मुझे खबर मिली है कि वो घर पर ही है। तो आपको गलत खबर मिली है, क्योंकि वो घर पे है नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। ये राजश्री पंड्या और विप्रा सेठ, ये दोनों वडोदरा की हैं? जी सर। वडोदरा पुलिस से कांटेक्ट करके हमें राजश्री पंड्या और विप्रा सेठ की डिटेल्स निकालनी होंगी। सर, एक आदमी ने बाइक चोरी की कंप्लेंट लिखवाई थी हमारे पास। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक किया। वो सीसीटीवी फुटेज में हिस्ट्री सीटर मुन्ना दुबे बाइक चोरी करते नजर आ रहे हैं। इसका फोटो लेकर सारे पुलिस स्टेशंस में और अपने खबरों में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। मोरे, तुम बच्चों के साथ चलकर बात करते हैं। मम्मी बहुत अच्छी थी, पर पापा अच्छे नहीं है सर। क्यों? पापा क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि वो हमेशा मम्मी से झगड़ा करते थे। एक काम ढंग से नहीं करती है तू। लेकिन कब तक हम लोग ऐसे सब? चुप! मेरे सामने ना जबान तो लड़ा नहीं मत, बोल रहा हूँ। चुप! मुझे पापा से बहुत डर लगता है अंकल। एक बात बताओ, तुम लोग मम्मी के साथ शिफ्ट हो गए, तब उसके बाद तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, 2-3 बार आए थे, पर वो आकर भी मम्मी से झगड़ा ही करते थे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, तुम्हारे पापा को पूछते हुए कभी कोई और यहाँ पर आया था? नहीं। एक मिनट, ये आदमी? नहीं अंकल। Are you sure? पर एक दिन जब मम्मी हमें स्कूल से लेकर आ रही थी, तब सड़क पर एक आंटी मिली थी। आजकल अगर राजश्री तुम यहाँ, तुझे क्या लगा तू और तेरा पति भाग के यहाँ आ जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? देखो, मेरे और मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। तेरा उसके साथ क्या, उसका भी तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। भूल गई? तेरे होते हुए भी वो मेरे पास आया था।
प्यार का नाटक करके 20 लाख का चूना लगा के गया। और इस लिस्ट में मैं अकेली लड़की नहीं हूँ और बहुत सारी लड़कियां हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उससे बदला लिए बिना उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। और बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझी? तो जाओ किसी भी हद तक और ढूंढो उसे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, तुम अपने दादाजी के साथ अच्छे से रहना। देखा सर, मेरा बेटा एक नंबर का कमीना इंसान है। मुझे तो उससे बेटा कहते हुए शर्म आती है। वैसे भावना की बॉडी आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू सर। मैं तुरंत उसके बॉडी को लेकर वडोदरा चले जाऊंगा, बच्चों को भी ले जाऊंगा साथ में। अपनी बहू के अंतिम संस्कार वही करूंगा सर। बेटा नालायक था तो क्या हुआ, बहू तो लायक थी ना मेरी। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। सर, वडोदरा पुलिस ने बताया कि विप्रा सेठ ने कल्पेश गनात्रा के खिलाफ वहां के पुलिस स्टेशन में रेप और फ्रॉड की कंप्लेंट फाइल की। वडोदरा पुलिस से फौरन कांटेक्ट करो और विप्रा सेठ को यहाँ बुलाओ पुलिस स्टेशन। सर, अंधेरी के शास्त्री नगर में एक आदमी के ऊपर गोली चलाई गई है, उसे सिटी हॉस्पिटल लेके गए। जिसे गोली लगी है उसकी उम्र कुछ 35 के आसपास की होगी। गोली उसके लेफ्ट शोल्डर में लगी है, इसीलिए वो बच गया। हमने गोली निकाल ली है, लेकिन जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसका नाम पता चला आपको? कल्पेश गणात्रा। क्या? कल्पेश गणात्रा। सर, आज से कुछ दिन पहले भी मुझ पर गोली चलाई गई थी सर, लेकिन तब मुझे गोली लगी नहीं थी सर। तुमने उसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं डर गया था सर। मुझ पर गोली चली, उसके बाद मैंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया था सर। मैं घर से बाहर निकला ही नहीं सर। और आज जब मैं घर से बाहर निकला तो फिर से किसी ने गोली चला दी। तुम भावना डेढ़िया के पति हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है क्योंकि हम भावना डेढ़िया के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 9 तारीख को किसी ने भावना के घर में घुसकर उसे बेरहमी से टॉर्चर करके मार दिया। ये कैसे हो सकता है सर? तुमको ये बात अभी पता चली? सर, मैंने आपसे कहा सर, मुझ पर गोली चली, उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकला सर। लेकिन सर उसके साथ मेरे वो 2 बच्चे भी थे सर। वो कहाँ है सर? तुम्हारे पिता उन्हें अपने साथ बड़ोदरा ले गए। दे आर फाइन नाउ। एनीवे, ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? सर, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था ना सर। मैं तो उस दिन से भूखा था सर, तो मैं खाना लेने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकला। तुमने उस बंदे की शक्ल देखी? नहीं सर, उसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था। और पहली बार जब तुम पर अटैक हुआ था तब उसकी शक्ल देखी थी? नहीं सर, तब भी ढका हुआ था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों अटैक्स एक ही आदमी ने किए होंगे? पता नहीं सर। तुम्हें किसी पर शक? जी नहीं सर। मोरे, इसके कंधे से जो गोली रिकवर हुई है वो डॉक्टर से ले लो, उसे बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो। इसकी पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी है, लेकिन इसको किसी पर भी शक नहीं। साला अजीब बात है। हाँ बोला। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। सर, बाइक चोरी केस में जो हिस्ट्री शीटर मुन्ना दुबे इन्वॉल्व था, उसे बोरीवली के बस स्टॉप पे देखा गया है। चलो। लालगम चल। मोरे करड़े। अरे करड़े, सर के पास जाओ। मोरे, एम्बुलेंस। सर,
इस वाले पे गोली बहुत लंबे के लिए अंदर भेजूंगा तेरे को मैं। अब अगर बचना है तो सिर्फ एक तरीका है। बोल, किसका सुपारी लेके आए थे? बोल बोल। नहीं बोलेगा? गरुड़े और बकता का है, मिर्ची खाला। मोरे एक काम करो, इसका फोन चेक करो। और गरुड़े तुम्ही थांबू नका, घाला मिर्ची। गरुड़े सर, कल्पेश पानी पानी। कल्पेश गणात्रा की सुपारी दी तुम्हें? हाँ? किसने तेरे को सुपारी? बोल। गाला बता दो सब, बता दो। वो राशि पांड्या ने सुपारी दी थी, पर सब मैंने नहीं मारा। सब जब उसके घर गया तो उसे मारने के लिए, तो वो घर पे था ही नहीं साहब। सब मैं नीचे आ गया और उसका इंतजार करने लगा कि जैसे वो आएगा वो उसे टपका दूंगा। लेकिन जैसे मैंने पुलिस की गाड़ी देखी, मैं डर के मारे वहां से बाइक उठा के भाग गया साहब। बाद में मुझे पता चला कि उसको किसी ने गोली मार दी। तो मैं सोचा कि काम तो हो ही गया, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, बेकार में मैं फंस जाऊंगा साहब। साहब थोड़ा पानी दिला दो। पानी ना? पुलिस वाले को गोली मारी है तूने। करडे गाला मिर्ची। साहब 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 साहब। तो राजश्री पंड्या मैडम, तुमने भावना को टॉर्चर किया, उससे कल्पेश का पता निकलवाया और फिर तुमने कल्पेश की सुपारी दे दी। सर, अगर मैंने उसके नाम की सुपारी दी होती तो आज वो जिंदा नहीं होता। मैंने भावना को टॉर्चर नहीं किया, मैंने उससे सिर्फ कल्पेश का एड्रेस मांगा था। मांगा था? तुम्हारी भाषा में इसको मांगना कहते हैं। कल्पेश की सुपारी क्यों दी? बोलो। सर, दी तो नहीं थी, लेकिन अब देना चाहती हूँ। उसने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया सर, और उसी झूठे प्यार के पागलपन में मैंने उसके ऊपर 20 लाख रुपए लुटा दिए। कितना मजाक बना मेरा उसके बाद। तो बदला लेने के लिए भी थोड़ा पागलपन तो होना चाहिए ना। बैठो बैठो। तुम्हारा पागलपन तो दिख ही रहा है। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, राजश्री जिसको तुमने सुपारी दी थी वो हमारी कस्टडी में है और उसने सब कुछ बक दिया है। सर, कोई कुछ भी बोलेगा, उससे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैंने उसे सुपारी दी है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये साबित हो रहा है कि मुंबई के एक हिस्ट्री शीटर से तुम कांटेक्ट में थी। हाँ, लेकिन कांटेक्ट करने का मतलब ये तो नहीं है ना सर कि मैंने उसे सुपारी दी है। ये भी हम साबित करेंगे। पाटिल मैडम, बिठा के रखो इन्हें। चलो उठा। कल्पेश गणात्रा पर जो पहला अटैक हुआ वो स्मिथ एंड वेसन पिस्टल से हुआ था। अगर बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी यही पिस्टल यूज किया गया है तो हो सकता है कि ये दोनों अटैक्स एक ही आदमी ने किए हो। सर, वडोदरा पुलिस विप्रा शेठ को लेके आई है। कल्पेश ने मुझे सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली भी चीट किया है। जब मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ प्यार का नाटक मेरे पैसों के लिए किया है, तो मैंने उस पर फ्रॉड और रेप के चार्जेस लगाकर उसकी कंप्लेंट करा दी, लेकिन वो बचकर भाग गया। मुझे खबर मिली है कि वो घर पर ही है। तो आपको गलत खबर मिली है? तुम झूठ बोल रही हो। वो देखो पीछे वाले कमरे से भाग रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा है तू? तुम्हें पता तुम्हारा पति लड़कियों को बेवकूफ क्यों बना रहा है? क्योंकि तुम जैसी अंधी औरत उसका साथ दे रही है। तुम्हें ये लगता है कि अपने कमीने पति का साथ देकर तुम पत्नी धर्म निभा रही हो। ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी है। समझे तुम? और तुम्हें जब ये पता चला कि वो मुंबई आ गया है, तब तुमने उसके नाम की सुपारी दे दी। जब पहली बार वो बच गया, तुमने दोबारा हमला करवाया, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मैं ऐसा कर देती, मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन वो बचकर भाग गया और उसकी जगह वो बेवकूफ भावना मारी गई। अगर मैं उसके लिए सुपारी दे देती ना, तो कल्पेश आज मरा होता और भावना जिंदा होती। सर, वडोदरा की ये दोनों औरतें तो बहुत ही गुस्से वाली है। और अगर वाकई इस कल्पेश गणात्रा ने प्यार के नाम पे इनके साथ फ्रॉड किया है तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी है। एक काम करो, इस राजश्री के साथ साथ विप्रा के भी सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर
सर कल्पेश गनात्रा पे जो दूसरी बार गोली चली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट। ओह, इस बार गाउटी कट्टा यूज हुआ है, यानी दोनों बार दो अलग अलग वेपन से फायर हुआ है। तो मेरी जो थियरी थी, दो अलग अलग लोगों ने अटैक किया उस पर। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि शूटर वही हो, लेकिन इस बार उसने अलग बंदूक का इस्तेमाल किया ताकि वो हमें गुमराह कर सके। हो सकता है। चलो इस कल्पेश गणात्रा से चल के बात करते हैं। तुम पर एक बार नहीं दो बार अटैक हुआ है, और फिर भी तुम्हारा यह कहना है कि तुम्हें किसी पर शक नहीं। सर मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। नहीं, तुम्हारी किसी एक के साथ दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी है। हमें तुम्हारी कलरफुल हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है। कल्पेश गणात्रा, राजश्री पंड्या, विप्रा सेठ और भी बहुत सारे नाम हैं। देखो अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो और सब सच सच बता दो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का बाप है सर। एक नंबर का घटिया इंसान। कहने में शर्म आती है सर, लेकिन कैसे कहूं, मेरे बाप का मेरी बीवी के साथ अफेयर था। क्या? जी हाँ सर, और उन्हीं की वजह से हमने वडोदरा छोड़ा था। मैंने सोचा कि भावना को उनसे दूर ले जाऊंगा तो शायद मामला ठंडा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें गोवा में भी ढूंढ लिया। हम गोवा से मुंबई आए तो मुंबई में भी ढूंढ लिया। यहां तक कि वो भावना को हर रोज फोन करते थे, यहां तक कि वो जब मैं और भावना अलग हो गए तो भावना से मिलने घर पे आते थे। सर मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही भावना को मारा है, और शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मार देंगे सर। तुम्हारे पिताजी के पास कोई गन है? जी हाँ, स्मिथ एंड वेसन्स, लाइसेंस भी है उनके पास। कल्पेश के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। भावना के मन में जगदीश के प्रति जो रिस्पेक्ट और केयर थी, इसका अब कुछ अलग ही मतलब निकल रहा था। वडोदरा पुलिस ने हमें इस बात का भी कंफर्मेशन दिया कि जगदीश के पास एक लाइसेंस्ड स्मिथ एंड वेसन पिस्टल थी। हमने उस पिस्टल को सीज करके उसे बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कल्पेश पर जो गोली चलाई गई वो क्या इसी पिस्टल की थी या नहीं। हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं था। और तभी राजश्री और विप्रा के कॉल रिकॉर्ड से हमें एक ऐसी बात मिली जिससे इस केस को सुलझाने की हमारी उम्मीदें बढ़ गईं। सर राजश्री और विप्रा की कॉल रिकॉर्ड चेक की, राजश्री तो क्लीन है, लेकिन विप्रा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि भावना के मर्डर के एक हफ्ते पहले से वो इस केस के एक सस्पेक्ट के साथ रेगुलर टच में थी। कौन? परशा, जिसने भावना को धमकी दी थी कि वो उसे सबक सिखाएगा। तेरे को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, सारी टीचरगिरी निकल जाएगी तेरी। वर्षा, जिसका घर लॉक था वो? जी सर। लेकिन उसका विप्रा के साथ क्या कनेक्शन है? सिर्फ परशा के कॉल रिकॉर्ड्स को मैंने मोबाइल पे मंगवा लिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। सर कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि परशा की मोबाइल की लोकेशन भावना के मर्डर वाले दिन भावना के घर के आसपास की है। मोरे, ये परशा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। सर मेरे कुछ नहीं किया सर। बोल बोल बोलता हूँ साहब, सच बोलता हूँ। बोल। वो विप्रा को पहले से किधर से पता चल गया था कि वो मेरा भावना के साथ पंगा है, तो उसने सामने से मेरे को फोन किया था साहब। बोली वो भावना से कल्पेश का पता निकल के देगी ना, मेरे को 50,000 रुपए देगी साहब। मैं जेब से कर था साहब, एकदम पोका। तो हाँ बोल दिया सर, 25,000 रुपए एडवांस में उसने उसी दिन दे दिया था सर। 25 बाद में देके बोला काम होने के बाद। तो साहब मैं वो 9 तारीख को दोपहर को कुछ 2:30 बजे के करीब उसके घर पे गया था साहब। लेकिन मैं जब उधर गया ना तो मेरी बढ़ गई। वो भावना को किसी ने कुर्सी पे बांध के बुरी तरह मार दिया था साहब। वो पहले से मरी हुई थी। वो पहले से मरी हुई नहीं थी, उसको तूने मारा।
तूने उसको टॉर्चर किया कल्पेश का पता जानने के लिए, क्योंकि विप्रा ने तुझे सुपारी दी थी। टॉर्चर से भावना मर गई, तुझे कल्पेश का पता चल गया और तूने वो पता जाकर विप्रा को बताया, इसलिए विप्रा ने कल्पेश की सुपारी दी थी। आई शपथ करो बोलते हो साहब, मेरे को नहीं मालूम है, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। भावना के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हो गई करडे, जोपर्यंत आप मर्डर से कबूल करत नाही तब तक खिलाते रहो इसको। सर और मोरे, बड़ोड़ा पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि वो विप्रा को अरेस्ट कर सके। वर्षा को इंट्रोगेट करने के बाद हमें ऐसे लगा जैसे हमने भावना मर्डर केस को सॉल्व कर लिया है। वर्षा को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वडोदरा पुलिस विप्रा सेठ को अरेस्ट करती वो फरार हो चुकी है। लेकिन इससे हमें इस बात का कंफर्मेशन मिल गया कि हम राइट ट्रैक पर थे। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पेश पर जो गोली चलाई गई थी, जो ऑटो की सीट पर मिली थी, वो जगदीश गणात्रा के पिस्टल से ही चलाई गई थी। लेकिन जगदीश गणात्रा के पास इस बात की पक्की एलिबाई थी कि जब कल्पेश पर हमला हुआ तब वो खुद वडोदरा कोर्ट में मौजूद था। मुझे पता था आप लोग आने वाले हो, लेकिन आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। आप अपने वकील होने का इतना फायदा उठाएंगे तो हमें भी पता है, लेकिन हम आपको अरेस्ट करने नहीं, आपसे कुछ सवाल पूछना है। बैठिए, बैठ के बात करते हैं, बैठिए। ये मेरा छोटा बेटा चेतन। एक बात बताइए मुझे, आप तो यहाँ वडोदरा में थे, तो वो कौन हो सकता है जो आपका पिस्टल कल्पेश पर हमला करने के लिए यहां से मुंबई तक ले गया? उन्हें खबर न थी। हमारे घर में तो हम दो ही हैं, मैं और मेरा बेटा चेतन, और ये फाइनल LLB का स्टूडेंट है। और उस दिन ये क्लास में गया था। इतने बड़े घर में कोई नौकर है ना, घनश्याम काका। लेकिन 2 दिन पहले वो गांव चले गए। एक्चुअली उनके बेटे की तबीयत खराब है। कौन सा गांव है? देखिए, घनश्याम हमारे भरोसे का आदमी है। उसने मेरे दोनों बेटों को गोद में बिठाकर बड़ा किया है। वो भला मेरे बेटे को क्यों गोली मारेगा? मैंने सिर्फ आपको पूछा उसका गांव कौन सा है। सर, बिशनपुर, कोटा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। और इससे उस घनश्याम का नंबर और उसका फोटो ले लो। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो क्या मैं जा सकता हूं? अर्जेंट मीटिंग है। नहीं, एक फाइनल सवाल, आपका और आपकी बहू भावना का कब से अफेयर चल रहा था? आंसू बकवास है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भावना मेरी बेटी जैसी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका बेटा कल्पेश कह रहा है कि आपका उसकी बीवी के साथ, यानी आपकी बहू के साथ अफेयर चल रहा था। मेरे बाप का मेरी बीवी के साथ अफेयर था। कल्पेश भी था? अपने बाप और बीवी के बारे में इतनी गंदी बात सोचता है, ये मुझे पता ही नहीं था। आप अक्सर उसके घर आते जाते थे, दिन में 3-3 बार उसको फोन करते थे। इसका क्या मतलब था? क्या मतलब है? मतलब वो मेरी बहू थी, मेरे पोता पोती उसके पास थे, तो वो कैसे है जानने के लिए मैं उन्हें फोन करता था। सर, घनश्याम के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो राजस्थान के बिशनपुरा गांव में है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे उसका फोन बड़ौदा में स्विच ऑफ है और 11 सितंबर को बिशनपुरा गांव में ऑन हुआ है। सर, वडोदरा से मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है? सर, करीब 7 से 8 घंटे। और वडोदरा से ये कोटा बिशनपुरा? तो हो सकता है 10 से 11 घंटे हो। लेकिन सर, अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शायद कल्पेश पर जो अटैक हुआ है उससे इस घनश्याम का लेना देना हो सकता है। जगदीश हमसे कुछ छुपा रहा था, पर वो क्या छुपा रहा है ये तब क्लियर हुआ जब हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स एक बार फिर खंगाले और फिर हमने बिना देर गंवाए जगदीश को पुलिस स्टेशन बुला लिया। 12 और 13 तारीख को जब आप मुंबई में थे तब एक नंबर पर आप लगातार कॉल कर रहे थे, और जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि वो नंबर बैजू ढोलकिया का है, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में सूरती चिकना नाम से जाना जाता है, शार्प शूटर है वो। उसको क्यों फोन कर रहे थे आप? क्योंकि सर वो मेरा क्लाइंट है, तो केस के सिलसिले में बातचीत होती रहती है। अच्छा, मतलब मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी आपके क्लाइंट्स हैं? तो सिर्फ फोन पे बात करते हैं या मिले भी है आप इस शार्प शूटर से? नहीं सर, ऐसी कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर गणात्रा, एक वकील की याददाश्त कमजोर हो ये उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। 12 और 13 तारीख को जब आप मुंबई में थे तब आप सूरती चिकना से मिले थे। उसी रात आपने अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले।
मतलब मोरे, मैंने आज तक देखा है कि क्लाइंट्स अपने वकील को पैसा देते हैं। ये मैंने पहला वकील देखा है जो अपने क्लाइंट को पैसा देता है। हाँ, गणात्रा? एक्चुअली सर वो मैं मिस्टर गणात्रा, झूठ बोलने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि आपका ये सो कॉल्ड क्लाइंट सूरती चिकना हमारी कस्टडी में है और वो सब कुछ बोल चुका है, सब कुछ। क्या करता सर मैं? कल्पेश ने मुझे मजबूर कर दिया था। मुझे पता है भावना की मौत भी कल्पेश की वजह से हुई है, और अगर ये कल्पेश जिंदा रहा तो उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि इतने लोगों के मरने से तो अच्छा है कि वो कल्पेश ही मर जाए। और इसलिए आपने अपने ही बेटे की सुपारी दे दी? लेकिन वो गधड़िया शार्प शूटर, सरासिर नाम का शार्प शूटर है, एक गोली भी ढंग के नहीं मार सकता। उसने कल्पेश को इंजोर करके छोड़ दिया। जिंदगी भर उसके बच्चों के सर में उसके बाप के किए की तलवार टंगी रहेगी। हमेशा ये डर बना लेगा कि कैसे ठीक तो है ना। मोरे, अरेस्ट कर लो इन्हें। सर सेकंड शूटआउट तो सॉल्व हो गया, पर फर्स्ट शूटआउट और भावना मर्डर केस में अब भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो कुछ भी हो सब सर्कमस्टेंशियल है, कोर्ट में सब वीक पड़ जाएगा। पानी तो थोड़ा, पानी तो पहले बता फिर पानी। अब आप बताओ साहब, किसी की मुसीबत में मदद करने का गुनाह है? लो मोरे, वड़ा पाव खाओ। नहीं सर, मुझे नहीं। क्यों? सर एक्चुअली पेट खराब है, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग? लगता है तुमको ढोकला फाफड़ा सूट नहीं हुआ। हाँ नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मतलब पता नहीं था। मोरे, एक काम करते हैं, इस कल्पेश गणात्रा पर जो पहला शूट आउट हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करते हैं। निकालो फौरन। सर क्लिनिक का नाम देख रहे हो मोरे? डॉक्टर देशमुख क्लिनिक। एक काम करो, भावना की पीएम रिपोर्ट और खुशी और रुशिल के डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आओ। सर ये देखो, रुशिल और खुशी को मशरूम की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई थी। हो सकता है भावना ने उनको उस दिन टिफिन में मशरूम की सब्जी दी हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो मर्डर वाले दिन भावना के घर में मशरूम की सब्जी बनी थी। मैंने किचन में चेक किया था। जी सर, उस दिन ड्राइंग रूम के टेबल पे जो प्लेट था उसमें भी मशरूम थे, जिसमें शायद भावना ने खाना खाया। नहीं, यही तो मेरा पॉइंट है। भावना की पीएम रिपोर्ट देखो। भावना की पीएम रिपोर्ट ये कह रही है कि मौत के वक्त भावना का पेट खाली था। उस दिन भावना ने कुछ खाया ही नहीं था। वो प्लेट किसकी थी? अब ये हमें डॉक्टर देशमुख ही बता सकते हैं। हाँ, लंच में उन्होंने मशरूम खा लिया था, जिससे उन्हें एनर्जी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जरा दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिससे मर्डर के उसको पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए मुझे फंसा रहे हो। अच्छा, भावना के मर्डर के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था, लेकिन जब हमने तुम्हें भावना के मर्डर के बारे में बताया तो तुमने इतना लाउड रिएक्शन दिया जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना, जबकि एक दिन पहले तुमने खुद घनश्याम को भावना के मर्डर के बारे में सब कुछ बताया था। साहब, कल्पेश ने 9 तारीख को यूएसए से मेरे को फोन किया और मुझे बताया कि भावना बिटिया को किसी ने जान से मारा है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। करडे, समझाओ इसको। मैं बताता हूँ। बैठो। बोलो। जिन जिन से मैंने पैसे लिए थे, धीरे धीरे उन लड़कियों को पता चल गया कि मैं कहाँ छुपा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। पहले तो भावना बचा लेती थी, लेकिन मुझसे अलग होने के बाद वो मेरे किसी काम की नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों से बचने के लिए एक बार फिर भावना का इस्तेमाल किया जाए। मैंने सोचा कि भावना को इस बार ऐसे मारूंगा कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी ने इसको टॉर्चर करके मारा है।
भावना के मर्डर के बाद ये पुलिस केस हो जाएगा और जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे वो भी शांत हो जाएंगे। अब मुझे पता था कि भावना दोपहर को अकेली रहती है, तो मैं एक दिन दोपहर को उसके घर पे चला गया। तुम? देखा मोरे, तुम्हारे फूड पॉइजनिंग ने एक मर्डर के सॉल्व कर दिया। क्या आप कल्पेश जैसे आदमी को इंसान कहेंगे? मैं तो नहीं कह सकता। उसने ना सिर्फ भावना को टॉर्चर करके मारा, बल्कि उसी के लाश के सामने बैठकर बाद में खाना भी खाया। एक जानवर भी ऐसी वहशियाना हरकत नहीं कर सकता। कल्पेश का यही वहशीपन उसके लिए जुर्म की सबसे बड़ी दस्तक थी, जिसे वो समझ नहीं पाया और आज अपनी सारी उम्र वो जेल में काट रहा है। भावना ने इंदु को तो न्याय दिलवाया, लेकिन वो इस बात को बहुत देर से समझी कि कल्पेश के रूप में वो एक अपराधी को बचा रही है। वो भी जुर्म की दस्तक को सुन नहीं पाई और अपनी जान गंवा बैठी। जिन बच्चों का उज्जवल भविष्य वो देखना चाहती थी, अब वो उन बच्चों को कभी देख ही नहीं पाएगी और वो बच्चे भी उम्र भर अपनी माँ के लिए तरसते रह जाएंगे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें